ओके ठीक है। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने 10A तक पढ़ लिया था। ये आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्डर 7 को, इसका थर्ड पार्ट आज स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो ऑर्डर 7 में आपने 10A तक पढ़ लिया था, आज हम यहाँ पे 10B से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर 7 पर एक नज़र डालिए। समुचित न्यायालय को बाद अंतरित करने की अपील न्यायालय की शक्ति। समुचित न्यायालय कौन होता है? जो केस की सुनवाई कर सकता हो, उसको मैटर ट्रांसफ़र करने की अपील न्यायालय की शक्ति। जैसे मान लीजिए किसी अपीली कोर्ट में कोई मैटर ट्रांसफ़र की अपील की गई है, पर वो सक्षम न्यायालय नहीं है, तो वो क्या करेंगे? वो कोर्ट उस न्यायालय को मैटर ट्रांसफ़र कर देगा जो उसके लिए सक्षम हो। यहाँ 10 जो बी है, ये 10 खा, इसका सब रूल नंबर फर्स्ट पर एक नज़र डालिए। देखिए जरा ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं कि जहां बाद पत्र के लौटाए जाने के आदेश के विरुद्ध अपील में अपील की सुनवाई करने वाला न्यायालय ऐसे आदेश की पुष्टि करता है जहां अपील न्यायालय यदि वादी आवेदन द्वारा ऐसी वांछा करे, ऐसी इच्छा करे, वांछा का मतलब इच्छा करे, तो बाद पत्र लौटाते समय वादी को यह निर्देश दे सकेगा कि वह बाद पत्र को उस न्यायालय में जिसमें वाद संस्थित किया जाना चाहिए था, उस न्यायालय में जहां पर वाद संस्कृत किया जाना चाहिए था, चाहे ऐसा न्यायालय उस राज्य के भीतर हो या बाहर जिसमें अपील की सुनवाई करने वाला न्यायालय स्थित है, परिसीमा अधिनियम 1963 की उपबंधों के अधीन रहते हुए। मतलब लिमिटेशन को भी ध्यान में रखेंगे कि लिमिटेशन बाढ़ तो नहीं हो रहा है, और उसके बाद में फाइल करें और उस न्यायालय में जिसमें वाद पत्र फाइल किए जाने का निर्देश दिया जाता है, पक्षकारों की उपसंजाति के लिए तारीख, और जब इस प्रकार तारीख नियत कर दी जाती है, तब उस न्यायालय के लिए जिसमें वाद पत्र फाइल किया गया है, बाद में उपसंजाति के लिए समन प्रतिवादी पर तामील करना, और तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि वह न्यायालय जिसमें वाद पत्र फाइल किया गया है अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से अन्यथा निर्देश ना दे। अब ये जो पूरा आपने यहाँ पे पढ़ा हुआ है, इसमें थोड़ा सा आप समझिए कि जहाँ पर अपील की गई है किसी कोर्ट में किसी आदेश के विरुद्ध, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है कि जहाँ वाद पत्र लौटाए जाने के, आपने सेक्शन 10A में पढ़ा हुआ था अभी जस्ट, कि वाद पत्र को अगर कोर्ट चाहे तो उसे लौटाया जा सकता है। तो क्या कहाँ लौटाए जाने के बाद में, और इसके विरुद्ध अपील में अगर अपील की सुनवाई करने वाला जो न्यायालय है और ऐसे आदेश की पुष्टि करता है कि हाँ इसे लौटाया जाना चाहिए, वहाँ अपील न्यायालय यदि वादी आवेदन द्वारा ऐसी वांछा करे तो वाद पत्र लौटाते समय वादी को यह निर्देश दे सकेगा। तो जब वाद पत्र लौटाया जा रहा है तो उसे ये निर्देश दिया जा सकता है कि जहाँ पर जो सक्षम कोर्ट है, सबसे पहले कोर्ट में वहाँ पर केस रजिस्टर्ड किया जाना चाहिए, और इसके बाद फिर उसकी सुनवाई हो। तो सुनवाई जब स्टार्ट होगी तो यहाँ पे जिस तारीख को, जिस प्रकार यहाँ तारीख नियत कर दी जाती है कि हाँ यहाँ पर डेट लगेगी, उसके बाद जैसे जिस कोर्ट में वहाँ जाना था वहाँ पर फिर वाद पत्र फाइल किया गया है, और बाद में उपसंजाति के लिए समन प्रतिवादी पर तामील करना होगा। भाई प्रतिवादी को कैसे पता चलेगा? जब उसे समझ जाएगा कि भाई इस कोर्ट में आपका केस रजिस्टर्ड हो गया है, तो ये प्रोसेस करके उस केस को आगे बढ़ाया जा सकता है। जब वाद पत्र अगर किसी कारणवश लौटाया जा रहा है, जिसकी जो वाद पत्र लौटाए जाने के जो कारण थे, जो 10A में आपने पढ़े हुए थे, यहाँ पर ये देखिए इसमें क्या कह रहे हैं 10A में, जहां वाद पत्र उसके लौटाए जाने के पश्चात फाइल किया जाना है, वहां न्यायालय में उपसंजाति के लिए तारीख नियत करने की न्यायालय की शक्ति। तो यहाँ जब वाद पत्र जैसे लौटाया जा रहा है तो उस समय जो डेट फिक्स की गई है कि इस डेट पर यहाँ पर उपस्थित होना है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर जैसे 10A और फिर आप 10B को अगर पढ़ेंगे यहाँ पर, तो कहा गया कि अगर यहाँ पर अपील की जाती है, जैसे वाद पत्र लौटाया गया आपका और केस रजिस्टर्ड नहीं किया गया, तो उस कोर्ट में वहाँ पर केस रजिस्टर्ड होना चाहिए जहाँ पर जो सक्षम न्यायालय हो, यानी कि जिसको हम समुचित न्यायालय यानी कि कॉम्पिटेंट कोर्ट कह सकते हैं।
अगला देखिए यहाँ सब रूल 2 पर जरा ध्यान दीजिए। न्यायालय द्वारा उपनियम 1 के अधीन किए गए किसी निर्देश से पक्षकारों के उन अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जो उस न्यायालय की जिसमें वाद फाइल किया गया है, वाद का विचारण करने की अधिकारिता को प्रसंगत करने के संबंध में। तो यहाँ पर पक्षकारों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर कोर्ट की जुरिडिक्शन का मैटर है कि जिस कोर्ट को सुनने का अधिकार नहीं है तो उस कोर्ट के पास मैटर ट्रांसफर किया जाए जो सुनने के लिए कंपिटेंट हो और सक्षम हो। और सब रूल नंबर 11 पर एक नजर डालिए। वाद पत्र का नामंजूर किया जाना। क्या वाद पत्र को नामंजूर भी किया जा सकता है? देखिए जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे। वाद पत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा। कब कब? जहां वह वाद हेतु प्रकट नहीं करता है, जहां वाद हेतु के बारे में ही प्रकट नहीं किया है तो यहाँ पर ऐसा केस नामंजूर किया जा सकता है। दूसरा ख नंबर पॉइंट पर नजर डालिए। जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है, जो दावाकृत अनुतोष है उसका मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहा है। जैसे जो वाद का मूल्यांकन है कि जो कोर्ट में एक्चुअली क्या इसका मैटर क्या है, इसका मैटर ये है कि जितना जो दावाकृत जो रिलीफ था और उसका मूल्यांकन जितना किया जाएगा उतनी कोर्ट की फीस बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 करोड़ रुपए का है तो 2 करोड़ के रुपए के हिसाब से अगर देखा जाए यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 20% के हिसाब से यहाँ पर अमाउंट जमा करना पड़ेगा। मतलब 20 लाख रुपए यहाँ पर आप यानी कि 40 लाख रुपए करीब करीब ऐसे फीस जमा होगी, ऐसा ही अराउंड हम मानते हैं। तो जितनी ज़्यादा उसकी कॉस्टिंग की जो वैल्यू होगी अगर यहाँ पर एक्यूरेट तो उतना कोर्ट को फायदा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ख नंबर पर क्या किया गया है कि जहाँ दावा के संतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए जो न्यायालय द्वारा समय दिया गया था उस समय के भीतर अगर करने में असफल रहता है तो फिर बाद क्या कर दिया जाएगा, वाद पत्र नामंजूर किया जा सकता है। गा नंबर पे थोड़ा सा इलस्ट्रेशन, ये जो गा नंबर का है, गा नंबर पे देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं कि जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है, दावाकृत अनुतोष तो ठीक किया है किंतु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है। हाँ, अगर वाद पत्र जो बनाया गया है वो भी कैसा है, अपर्याप्त स्टाम्प पत्र तो भी, और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता। देखो कोर्ट को इन दोनों ही चीजों में ध्यान दीजिएगा। जैसे वाद का मूल्यांकन अगर कम किया गया है तो वहां पर भी कोर्ट समय देगा कि इसका मूल्यांकन सही कराकर सही फीस जमा करें और टाइम दे देगा, इस टाइम में करना है। वही यहाँ किया गया कि अगर स्टाम्प पत्र जो हैं अगर उन पर कम कॉस्ट के लगे हुए हैं, जितने पे होना चाहिए उतने पे नहीं है और कम कॉस्ट पर लगे हुए तो भी कोर्ट यहाँ पर क्या करेगा, थोड़ा सा समय दे देगा। और उस समय के भीतर भी अगर व्यक्ति नहीं करता है तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है और कोर्ट यहाँ पर वाद को नामंजूर कर सकता है। गा नंबर पर जरा थोड़ा सा एक नजर डालिएगा। जहां वाद पत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है, मान लो जो वाद पत्र यहाँ पर सबमिट किया गया है और वही केस किसी विधि के द्वारा उसे रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया कि नहीं इस पर केस रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता, तो भी यहाँ पर नहीं किया जा, क्योंकि प्रोविजन अगर लॉ के प्रोविजन खत्म हो गए हैं तो उस पर कोई भी केस रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता। अगला जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इनका नंबर पर जरा ध्यान देते हैं हम लोग। जहां यह 2 प्रतियों में फाइल नहीं किया जाता है, कैसे, जितने भी वाद पत्र बनेंगे वो कितनी कॉपी में होने चाहिए, 2 कॉपी में, ठीक है। और 2 कॉपी में अगर सबमिट नहीं किया गया तो भी यहाँ पे नामंजूर किया जा सकता है। 4 नंबर पर जरा ध्यान दीजिएगा। जहां वादी नियम 9 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो जो नियम है इसके 9 नंबर के जो उपबंध हैं अगर इस पर भी असफल रहता है तो भी यहाँ पर वाद पत्र क्या किया जा सकता है, नामंजूर किया जा सकता है, जो कि यहाँ पर वाद ग्रहण करने की प्रक्रिया के संबंध में यहाँ पर बात की गई है। तो इसमें क्या कहा गया था, देखिए, जहां न्यायालय आदेश करता है कि प्रतिवादियों पर समन की तामील आदेश 5 नियम 9 के उपबंधित रीति से की जाए, तो पहले समन की तामील हो जानी चाहिए।
वह वादी को ऐसे आदेश की तारीख से 7 दिन के भीतर सादा कागज पर वाद पत्र की उतनी प्रतियां जितने की प्रतिवादी हैं, सबको एक एक कॉपी जाएगी समन के साथ, तो प्रतिवादियों पर समनों की तामील के लिए अपेक्षित फीस के साथ प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकेगा। और अगर ये टर्म्स कंडीशन भी फुलफिल नहीं होती है तो जो आप रूल नंबर यहाँ पर 11 पढ़ रहे थे इसके अनुसार इसे क्या किया जा सकता है, रूल नंबर 11 और सब रूल 4 के अनुसार इसमें वाद पत्र कैसे किया जा सकता है, नामंजूर किया जा सकता है। क्लियर हो गया था? जल्दी से बताओ, थोड़ा सा जिसको समझ नहीं आया हो प्लीज बताइए जल्दी से। यस सर, आवाज क्लियर हो गया। नहीं आ रही है? अच्छा, आवाज आ रही है, ठीक है। परंतु जरा ध्यान दीजिएगा, परंतु मूल्यांकन की शुद्धि के लिए या अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा नियत समय तब तक नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक कि न्यायालय का अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से यह समाधान नहीं हो जाता है कि वादी किसी असाधारण कारण से न्यायालय द्वारा नियत समय के भीतर यथास्थिति मूल्यांकन की शुद्धि करने या अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने से रोक दिया गया था, और ऐसे समय के बढ़ाने से इनकार किए जाने से वादी के प्रति गंभीर अन्याय होगा। तो देखिए जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या कह रहे हैं इसको थोड़ा समझिएगा। कह रहे हैं कि परंतु मूल्यांकन की शुद्धि के लिए अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा नियत समय तब तक नहीं बढ़ाया जाएगा। जैसे एक बार कोर्ट ने जो उनके लिए एक टाइम दिया गया था कि इस टाइम में ये जो स्टाम्प पेपर हैं इनकी जो सही कॉस्ट के स्टाम्प पेपर इसमें लगाए जाएं, और फिर भी व्यक्ति नहीं लगाता है तो फिर यहाँ पे कोर्ट नहीं बढ़ाएगा। कब तक? जब तक कि न्यायालय का अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से यह समाधान नहीं हो जाता। जब तक न्यायालय के पास ऐसा पर्याप्त कारण ना हो कि इसे समय दिया जाना आवश्यक है कि वादी किसी असाधारण कारण से, कोई ऐसा कारण रहा जो असाधारण था और उसकी पहुंच से बाहर था, तो यहाँ पर हम मान सकते हैं तो न्यायालय द्वारा नियत समय के भीतर यथास्थिति मूल्यांकन की शुद्धि करने या फिर अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने से रोक दिया गया था। या मान लीजिए उसको स्टाम्प पेपर ही नहीं मिले या कोर्ट की कोई छुट्टियां चल रही थी और जो टाइम पीरियड था उसी में लैप्स हो गया, तो यहाँ पर कोर्ट उसे ये कारण लिखते हुए कि कोर्ट की छुट्टियां होने की वजह से 10 दिन का टाइम लैप्स होने की वजह से इसे अतिरिक्त समय दिया गया, तो ऐसे समय के बढ़ाने से इनकार किए जाने से वादी के प्रति गंभीर अन्याय होगा। अगर ऐसा लग रहा है कि अगर इसका टाइम पीरियड नहीं बढ़ाया गया तो जो वादी था उसके प्रति न्याय नहीं होगा, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट यहाँ पर इन चीज़ों के लिए भी समय बढ़ाया जा सकता है। किन किन चीज़ों के लिए? एक तो कहा गया बाद का जो मूल्यांकन किया जाना था उसकी शुद्धि के लिए, और अपेक्षित स्टाम्प पत्र के लिए, जो स्टाम्प पेपर थे जो सही मूल्य के लगाने चाहिए थे, सही कॉस्ट के लगाने चाहिए थे, उतने के लिए ऐसे किया जा सकता है। इतना क्लियर हो गया क्या गाइस? जल्दी से बताओ। आदित्य बेटा? यस सर। क्लियर है ना? चलो यस सर। तो अगले रूल पर हम लोग चलते हैं। रूल नंबर 12 पर एक नजर डालिए। वाद पत्र के नामंजूर किए जाने पर प्रक्रिया। जहां वाद पत्र को अगर नामंजूर कर दिया गया है वहां पर प्रोसेस क्या होगी? तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जहां वाद पत्र नामंजूर किया जाता है वहां न्यायालय इस भाव का आदेश कारणों सहित अभिलिखित करेगा। भाई क्यों नामंजूर किया गया? क्या यहाँ पर रूल नंबर 9 के ग्राउंड से, क्या यहाँ पर रूल नंबर 11 के ग्राउंड से? जिन ग्राउंड्स पर वाद पत्र को नामंजूर किया गया उसको लिखित में लिखेगा, फिर आदेश देगा। अब यहाँ पर रूल नंबर 13 पर एक नजर डालिए। रूल नंबर 13 पर देखिए, जहां वाद पत्र की नामंजूरी से नए वाद पत्र का उपस्थित किया जाना परिवारित नहीं होता है। जैसे अगर वाद पत्र यहाँ पर नामंजूर कर दिया गया तो वो जो सीपीसी का सेक्शन 11 पढ़ा है किसी ने? चलिए से बताओ इसमें क्या दिया है? पूर्व न्याय या फिर प्रांग न्याय। प्रांग न्याय, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? ऐसे भी लिखा होता है ना, प्रांग न्याय। इसका मतलब है जुडिशियल प्रेसिडेंट, मतलब पहले जो निर्णय हो चुके हैं उन्हीं पक्षकारों के बीच दोबारा से केस रजिस्टर नहीं किया जाएगा। पर यहाँ पर तो क्या किया, वाद पत्र को किसी कमी के कारण नामंजूर कर दिया गया। तो ये तो ना तो डिक्री में आता ना
वैसे ऑर्डर में आता है कि ये पूर्व न्याय में सबमिट हो जाए, तो ऐसा नहीं है। इसलिए यहाँ पर नया केस उसी मैटर पे लाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या करें कि इसमें इसके पूर्व वर्णित आधारों में से किसी पर भी वाद पत्र के नामंजूर किए जाने पर केवल नामंजूरी के ही कारण वादी उसी वाद हेतु के बारे में नया वाद पत्र उपस्थित करने से प्रभावित नहीं हो जाएगा। तो नया केस वो रजिस्टर्ड कर सकेगा। यहाँ पे ये नए केस के लिए उसको बाउंडेड नहीं किया जाएगा कि वो नया केस रजिस्टर्ड ना करे। अब ऑर्डर नंबर 7 का ये फर्स्ट पार्ट जो आपने पढ़ा हुआ था 13 रूल नंबर तक, सेकेंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। वे दस्तावेज हैं जिन पर वाद पत्र में निर्भर किया गया है। ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके आधार पर, चलिए उसके लिए हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ तक तो सभी को क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है गाइस? रूल नंबर 14 पर एक नजर डालिए। ओके, देखिए जरा ध्यान दीजिए। उन दस्तावेजों की प्रस्तुति जिन पर वादी वाद लाता है या निर्भर करता है। तो वाद जिन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर रजिस्टर्ड किया गया है वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पर सब रूल नंबर फर्स्ट पर एक नजर डालते हैं। रूल नंबर 14 सब रूल नंबर फर्स्ट। ऑर्डर नंबर कौन सा पढ़ रहे हैं आप? ऑर्डर नंबर, जल्दी से बताओ, ऑर्डर नंबर 7। चलिए जरा ध्यान दीजिए। इससे पहले के जो रूल्स इस वीडियो में मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, जो आपने नहीं किया इसके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी, साइड में आई बटन पर क्लिक करके, और वहाँ से भी आप इनको देख सकते हैं पिछले वाले वीडियो में। देखिए जरा ध्यान दीजिए। जहाँ वादी किसी दस्तावेज के आधार पर वाद लाता है या अपने दावे के समर्थन में अपने कब्जे या सक्ति में की दस्तावेज पर निर्भर करता है, वहाँ वह उन दस्तावेजों को एक सूची में प्रविष्ट करेगा, मतलब एक लिस्ट बनाएगा, और उसके बाद पत्र उपस्थित किए जाने के समय वह उसे न्यायालय में पेश करेगा और उसी समय दस्तावेज और उसकी प्रति को वाद पत्र के साथ फाइल किए जाने के लिए प्रदत्त करेगा। तो जो वाद पत्र है उसी की कॉपी के साथ वो सभी डॉक्यूमेंट्स वहां पर सबमिट करेगा, जिसमें कोर्ट उसे कोर्ट में सबमिट कर पाए। अब सब रूल नंबर 2 पर एक नजर डालिए। देखिए सब रूल नंबर 2 क्या बोल रहे हैं। जहां कोई दस्तावेज वादी के कब्जे या सक्ति में नहीं है, किसमें नहीं है? ना तो वादी के कब्जे में ना वादी की सक्ति में, वहां वह जहां तक संभव हो सके यह कथन करेगा कि वह किसके कब्जे में या सक्ति में है। तो सबसे पहली बात है कि जहां ऐसी कोई दस्तावेज जो वादी के कब्जे में है या सक्ति में नहीं है, मान लो ना तो वादी के पास है और ना ही उसकी सक्ति में, तो वहां वह जहां तक संभव हो सके यह कथन करेगा कि वह किसके कब्जे में है। तो ये बात वो बताएंगे कि किस, एक सेकंड रुकिएगा गाइस। हाँ, वो देखेंगे कि जो डॉक्यूमेंट है जिसकी जरूरत है वो किसके कब्जे में, अगर उसके शक्ति में नहीं है तो ये बताएगा कि किसकी शक्ति में है, जिससे कोर्ट उसे तलब कर सके और उससे वो डॉक्यूमेंट मंगवा सके। चलिए जरा ध्यान दीजिए। सब रूल नंबर 3 पर एक नजर डालते हैं। ऐसा दस्तावेज जिसे वादी द्वारा न्यायालय में तब प्रस्तुत किया जाना चाहिए जब वाद पत्र प्रस्तुत किया जाता है। जैसे वाद पत्र प्रस्तुत किया जाएगा तो वो डॉक्यूमेंट्स भी उसके साथ सबमिट किए जाना चाहिए, या वाद पत्र में जोड़ी जाने वाली या उपबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट किया जाना है, किंतु तदनुसार प्रस्तुत या प्रविष्ट नहीं किया जाता है तो उसे न्यायालय की अनुमति के बिना वाद की सुनवाई के समय उसकी ओर से साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जाएगा। अगर उसने सूची में उसका नाम लिखा है और वाद पत्र जब कोर्ट में सबमिट किया जा रहा है तो सभी जितने भी एविडेंस हैं जो उस लिस्ट में इंक्लूड किए गए हैं वो कोर्ट में सबमिट होना चाहिए। अगर न्यायालय की परमिशन से कोई व्यक्ति ऐसा करता है कि सर ये 2 दिन में मैं डॉक्यूमेंट यहाँ जमा करा दूंगा, और न्यायालय इस बात की अनुमति अगर दे देता है तो बिल्कुल वो 2 दिन बाद वो सबमिशन किया जा सकता है कि साहब अभी ये मेरी सख्ती से बाहर है, पर 2 दिन में ये वहां से ऐसे आ जाएगा तो मैं यहाँ सबमिट कर दूंगा। इस आशय का अगर वो आवेदन लगाता है उस किसी भी दस्तावेज के लिए तो कोर्ट उसे ये परमिशन दे सकता है। उसका सेल्फ डिस्क्रिप्शन है, या ऐसा कह सकता है कि 2 दिन बाद ही केस को रजिस्टर्ड किया जाए। तो जैसा न्यायालय को ठीक लगता है न्यायालय ऐसा निर्णय ले सकता है उस समय। अगला जरा ध्यान दीजिए। सब रूल नंबर 4 पर एक नजर डालते हैं। इस नियम की कोई बात ऐसी दस्तावेजों को लागू नहीं होगी जो वादी के साक्षियों की प्रति परीक्षा के लिए पेश किए गए हों। ध्यान देना,
क्या कह रहे हैं, इस नियम की कोई भी बात ऐसी दस्तावेजों को लागू नहीं होगी जो वादी के साक्ष्यों की प्रति परीक्षा करने के लिए पेश किए गए। प्रति परीक्षा का मतलब आप जानते हो, क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ सबमिट किए गए हैं वो भी विटनेस के लिए, तो उन पर ये लागू नहीं होगी। और कहा गया या किसी साक्षी को केवल उसकी स्मृति को ताजा करने के लिए दिए गए हों। तो अगर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर किसी की स्मृति ताजा करने के लिए, जैसे मान लो केस चलते हुए 5 साल 10 साल हो गए हैं और जो विटनेस थे वो भूल गए कि ये दस्तावेज थे या नहीं थे, मान लीजिए इतना टाइम पीरियड गुजर जाता है, तो इस टाइम पीरियड के लिए उन्हें वो डॉक्यूमेंट दिखाए जा सकते हैं। हाँ ये डॉक्यूमेंट देखिए क्या ये सही है, हाँ केवल दिखाने के लिए, तो इनको जरूरी नहीं कि वो कोर्ट में यहाँ पर सबमिट किए ही जाएंगे। तो स्मृति ताजा करने के लिए अगर ऐसे डॉक्यूमेंट किए गए हैं तो रूल जो सब रूल नंबर 3 है ना, ये एप्लीकेबल नहीं होगा कि उसे यहाँ पर कोर्ट में उसको सबमिट करना जरूरी है। चलिए कहाँ पर, जब प्रति परीक्षा की बात हो, क्रॉस एग्जामिनेशन की ड्यूरेशन में हो। देखिए 3 तरह की एग्जामिनेशन की बात की गई है, जानते हैं कौन कौन से होते हैं, जल्दी से बता। परीक्षाएं जो होती हैं वो परीक्षाएं नहीं कि पेपर पेन कॉपी लेकर के बैठ गए हैं, वो परीक्षाएं जब कोर्ट में परीक्षाएं होती हैं 3 तरह की होती हैं, एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन। पढ़ा है सभी ने? बोलते नहीं हो, अच्छी बात नहीं है ऐसे। चलो तो देखो ये क्या लिखा है, फिर ये देखो, सर आवाज नहीं आ रही है। आपकी आ रही थी जब हम क्वेश्चन पूछे थे, हम भी ऐसे ही पढ़ाएंगे। आप लोग पढ़ो जल्दी। आप बताओ, बोलोगे सभी लोग तभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, नहीं तो मैं भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा चुपचाप से, बस स्क्रीन चलेगी अकेली। चलो आ जाओ जल्दी, बोलेंगे सर। बोलते नहीं हो फिर हमें भी ऐसी संगत का असर आ जाता है। चलो जरा ध्यान दीजिए, देखिए रूल नंबर 15 पर एक नजर डालते हैं। दस्तावेजें वादी के कब्जे या शक्ति में ना होने की दशा में, तो देखिए जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर 1999 के अधिनियम संख्यांक 46 की धारा 17 द्वारा इसका क्या कर दिया गया, इसका लोप कर दिया गया। मतलब पहले था, 99 के बाद ये एप्लीकेबल नहीं है। रूल नंबर 16 पर एक नजर डालिए। खोई हुई परक्राम लिखतों के आधार पर बाद, अच्छा अब खोई हुई परक्राम लिखत में क्या क्या आ जाते हैं, चेक, हुंडी, ये सब क्या है, सब परक्राम लिखत में आ जाते हैं। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें इन सारी चीजों को पढ़ाया जाता है। चलिए जरा ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं सीपीसी की बात करते हैं। जहां बाद परक्राम लिखत पर आधारित है और यह साबित कर दिया जाता है कि लिखित खो गई है, चेक दिया था और चेक खो गया कहीं, और वादी ऐसी लिखत पर आधारित किसी अन्य व्यक्ति के दावों के लिए क्षतिपूर्ति न्यायालय को समाधानप्रद रूप में कर देता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, वहां न्यायालय ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा जो वह पारित करता यदि वादी ने उस समय जब वाद पत्र उपस्थित किया गया था उस लिखत को पेश किया होता और उस लिखत की प्रति वाद पत्र के साथ फाइल किए जाने के लिए उसी समय प्रदत्त कर दी होती। इसका मतलब समझ में आया किसी को? कोई भी जो परक्राम लिखत जिसको हम लोग बोलते हैं, चेक हो सकता है, हुंडी हो सकता है, वचन पत्र हो सकते हैं, इनमें कुछ भी हो सकता है,
और इनमें से मान लो वो खो जाए, तो यहाँ पर देखिए जरा ध्यान दीजिए, फिर से एक बार हम इसको दोबारा से पढ़ने की कोशिश करते हैं। खोई हुई परक्राम लिखतों के आधार पर कोई बात, कोई खो गया फिर उसके आधार पर केस भी रजिस्टर्ड किया जा रहा है। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं कि जहां वाद परक्राम लिखत पर आधारित है, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल चाहे आप वचन पत्र को ले लीजिए, चाहे आप चेक को ले लीजिए, या तो आप प्रोमिसरी नोट यानी कि वचन पत्र, और या फिर आप ले सकते हैं यहाँ पर चेक को ले सकते हैं। चेक आपको आसानी से समझ आ जाएगा। देखिए, और यह साबित कर दिया जाता है कि लिखत थी वो खो गई है, तो चेक बनाया था और वो खो गया, या वचन पत्र था वो खो गया। अब क्या होगा, और वादी ऐसी लिखत पर आधारित किसी अन्य व्यक्ति के दावों के लिए क्षतिपूर्ति न्यायालय को समाधानप्रद रूप में कर देता है, और इस वचन पत्र के आधार पर, चेक के आधार पर किसी की क्षतिपूर्ति करने के लिए वो कर देता है। तो क्या होता है यहाँ पे, देखिए जरा ध्यान दीजिए, वहां न्यायालय ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा जो वह पारित करता। तो यहाँ पर चेक हो गया, कोई बात नहीं, चेक का कोई फर्क नहीं पड़ता, डिक्री पारित की जा सकेगी यहाँ पे। और यदि वादी ने डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ पर पेश किया होता, तो वैसे ही वो आदेश यहाँ पर देगा, और उस लिखत की प्रति वाद पत्र के साथ फाइल किए जाने के लिए उसी समय प्रदत्त कर दी होती। और कैसे, क्या कह रहे हैं कि जो उस लिखत की, कौन सी लिखत, जैसे चेक था या वचन पत्र था, उसकी प्रति उसी के साथ कर दी होती। तो जनरली क्या होता है, जैसे कोई मान लीजिए चेक खो गया है तो उसको डुप्लीकेट बना करके फिर आगे की प्रोसेस कराई जा सकती है, लेकिन चेक के खोने से विशेष कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यहाँ पर जो कोर्ट यहाँ पे जो डिक्री करता है, जो ऑर्डर देता है, तो बिल्कुल वैसे ही ऑर्डर देगा जैसे कि उस समय उसके पास प्रेजेंट कर दिया गया हो। अगला जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, रूल नंबर 17 पर एक नजर डालते हैं। दुकान का बही खाता पेश करना। कोई दुकानदार है, उसका बही खाता अगर पेश करना हो तो क्या होगा, देखिए यहाँ सब रूल नंबर 1 पर नजर डालते हैं। वहां तक के सिवाय जहां की बैंकर वही साक्ष्य अधिनियम 1891 द्वारा अन्यथा उपबंधित है, उस दशा में जिसमें कि वह दस्तावेज जिसके आधार पर वादी वाद लाता है, और दुकान के बही खाते या अन्य लेखे में की जो उसके अपने कब्जे या शक्ति में, यानी कि दुकान में जो बही खाता होता है, किसी का उधार या आया या कुछ भी जो दुकानदार लिखता रहता है अपने उस बुक में, उसमें बहुत लोगों के हैं, और वहां पर क्या है, प्रविष्टि है, तो वादी उस प्रविष्टि की जिस पर वह निर्भर करता है प्रति के सहित उस बही खाते या लेखे को वाद पत्र के फाइल किए जाने के समय पेश करेगा। तो दुकानदार का क्या बही खाता, यहाँ पे सबसे पहले चीज आप एक चीज देखिए कि जो बही खाता है दुकानदार का, और मान लो किसी की डेथ हो जाए, कुछ हो जाए, तो क्या वो बही खाता यहाँ पर रेलिवेंट माना जाएगा? जल्दी से बताओ, किसी को पता है कि इस बारे में? जैसे कोई शॉपकीपर है और वो दुकान में जो कोई उधारी लेने आता है, सबके नाम डाल करके उसने पेज बना रखे हैं, चुनमुन पांडे, चुलबुल पांडे और गुनगुन पांडे, ऐसे उसने नाम डाल रखे हैं यहाँ पर, और सुमन सिंह, और यहाँ पे लिखा है 5 किलो शक्कर, 5 पैकेट राजश्री पुड़िया तम्बाकू, ऐसे उसने बहुत सारे ऐसे लिख रखे हैं सबके नाम से, और यहाँ पर उसने टोटल कर रखा है, इनसे इतना लेना, इनसे इतना लेना। तो जब इन लोगों से बात की जाएगी कि आपके कुछ पैसे उधार थे, ये लोग कहते हैं हाँ कितने थे, बोले उनके पास लिखा हुआ सामान की अगर मैच करे तो ये क्या होगा, ये भी रेलिवेंट हो जाएगा, ये भी रेलिवेंट हो जाएगी, ये भी। तो जो पूरी बुक है तो उस बुक के बारे में ये उपधारणा कोट कर लेगा कि ये बुक बिल्कुल सही है। अब अगर उसमें इसने लिखा है कि जैसे 50 लोग उसकी दुकान पर आते थे और 50 लोगों से अगर पैसा उधारी में है, तो उन लोगों को इस बुक के अनुसार का भुगतान करना होगा, और अगर उन्होंने भुगतान कर दिया तो वो रिसिप्ट दिखा करके अपना ये कर सकते हैं। तो कहा जाता है कि जितने भी दुकान के ऐसे बही खाता हो या कोई भी व्यक्ति ऐसा बिजनेस करता है और वो अपने डेली ट्रांजैक्शन को उन सब में लिखता है, तो वो यहाँ पर रेलिवेंट मान लिए जाते हैं। अगला जरा यहाँ देखिएगा, सब रूल नंबर 2 पर, मूल प्रविष्टि या चिन्हांकित किया जाना और लौटाया जाना। तो मूल प्रविष्टि क्या होती है, जिसमें जो एंट्री करते हैं किसी भी जगह, जो दस्तावेज बनाया गया है, जैसे कि यहाँ दुकानों में देखा ये, और जनरली लोग टैली वगैरह यूज़ करते हैं, तो जो रिसिप्ट देते हैं वो रिसिप्ट तो वैसे भी वैलिड होती है, जिनका जीएसटी वगैरह रजिस्ट्रेशन होता है, और उसमें कितना सामान बिका, कितना गया, तो ये भी वहाँ पर रेलिवेंट होता है। लेकिन क्या जो शॉपकीपर जैसे गांव वगैरह में, तो क्या उनकी वो रेलिवेंट होगी?
तो बिल्कुल वो बुक जिसमें ऐसा लिखा गया है वो रेलिवेंट मानी जाती है, एविडेंस के रूप में कार्य करती है। अगला जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सब रूल नंबर, न्यायालय या ऐसा अधिकारी जिसे वह इस निमित्त नियुक्त करे, या तो न्यायालय या कोई भी ऐसा अधिकारी जिसे कोर्ट ने ऐसा नियुक्त किया गया हो, तत्क्षण दस्तावेज को उसकी पहचान के प्रयोजन के लिए चिन्हांकित करेगा। जैसे आपने देखा है कि कभी कोई घटना घट जाती है तो पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं वो लोग जाते हैं वहाँ पर सारी चीज़ों को सर्च करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें जितनी भी मिली हैं उनकी वो लिस्ट बनाते हैं, ये चीज़ें यहाँ पे पाएंगे और इनमें हो सकते हैं किसी के फिंगरप्रिंट्स हों या कुछ और सैंपल में जो भी मिला हो वहाँ पर, किसी के बाल मिल गए, किसी के नाखून मिल गए, किसी के जूता चप्पल कपड़े, ऐसे कुछ भी चीज़ें वहाँ पर मिल जाती हैं। तो इनको क्या मान लिया जाता है कि ये अगर जैसे मान ली किसी की चोरी हो गई या कुछ भी हो गई तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें मिली हों या किसी ने कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह चुराए होंगे तो यहाँ पर ये ऐसे देखने को मिल जाएंगे। और प्रति की परीक्षा और मूल से तुलना करने के पश्चात यदि वह सही पाए जाए तो यह प्रमाणित करेगा कि वह ऐसी है और वही खाता वादी को लौटाएगा और प्रति को फाइल कराएगा। तो जो बही खाता है वो किसको लौटा देगा? वादी को। और जो उसकी प्रति जो है ना वो कहाँ पर फाइल करा दी जाएगी? कोर्ट में। अब यहाँ पे देखिए जो रूल नंबर 18 था इसको क्या किया गया, यहाँ पर रिपील कर दिया गया। जैसे कि 2002 में अधिनियम संख्यांक 22 की धारा 8 के द्वारा इसे क्या कर दिया, लोप कर दिया, मतलब पहले था अब नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या था ये, इसमें है कि वाद पत्र फाइल करते समय ना पेश की गई दस्तावेजों की आग्राह्यता, मतलब ऐसी डॉक्यूमेंट जो जब केस रजिस्टर्ड किया गया था अगर किसी ने उन डॉक्यूमेंट्स को पेश नहीं किया तो बाद में उन्हें ग्रहण नहीं किया जाएगा, इससे संबंधित ये था। लेकिन क्या है कि अगर कोर्ट चाहे और बीच में अगर ज़रूरत पड़ती कि ये एविडेंस कलेक्ट किए जा सकते हैं तो कोर्ट की परमिशन से उन्हें दोबारा से सबमिट किया जा सकता है और वो उनको रेलिवेंट भी माना जाएगा। ये ऑर्डर नंबर आप 7 पढ़ रहे थे जो कि अभी कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो बाद में किन किन चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। जो रूल नंबर 1 से लेकर के 13 तक का एक पार्ट था और दूसरा ये 14 से लेकर के 18 तक का एक पार्ट था, मतलब 2 पार्ट में हम इसे पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट में ये वाद पत्र से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें उसमें होंगी, जैसे ये का खा गा आप पढ़ रहे हैं इसमें, और 14 से लेकर के 18 तक डॉक्यूमेंट्स की बात की है, किसके कब्जे में और कहाँ कैसे सबमिट की जाएंगी, ये 14 से लेकर के 18 में तो बात की है। ये ऑर्डर नंबर 7 आप पढ़ रहे थे वाद पत्र से रिलेटेड। इससे रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो जल्दी से बताइए। नहीं, 16 एक बार और समझाएं। ओके गाइस, चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। रूल नंबर 16 पर एक नज़र फिर से डालिए। देखिए यहाँ कहा गया कि एक सेकंड रुकिए, रूल नंबर 7 16 में एक सेकंड गाइस लाइन पर रहेगा, मैं जरा इसको डायरेक्ट को पहले यहाँ पे लगा लूँ फिर दोबारा से हम लोग बात करते हैं। देखिए जरा ध्यान दीजिए, ये रूल नंबर 16 है। इसमें बात की गई कि खोई हुई परक्राम लिखितों के आधार पर कोई बात, इसको आप ऐसे समझिए, एक व्यक्ति ने आपको चेक दिया, ठीक, एक चेक दे सकते हैं या कोई वचन पत्र दे सकते हैं। ये वचन पत्र पता क्या होता है, जैसे पहले पोस्ट ऑफिस में मिलते थे, जिनको आप किसान वचन पत्र और ऐसे नाम से जानते थे, तो वो क्या करते थे, उन्होंने कहा कि आप ना 2,000 रुपये महीने जमा कीजिए, ठीक है, और 5 साल के बाद हम आपको एक फिक्स अमाउंट देंगे विद इंटरेस्ट, और इसकी इतनी वैल्यू होती है कि इसके आधार पर आप दूसरी लोन भी ले सकते हैं। तो जनरली लोग क्या करते थे, वचन पत्र जैसे मान लीजिए अगर आपने 2,000 रुपये महीने जमा किए तो 48,000 रुपीज़ आप पर ईयर जमा करेंगे। तो हमने मान के चला कि 50,000 रुपये आपने महीने जमा किया और एक 2.5 लाख रुपए के आसपास आप मान लीजिए यहाँ जमा कर लेंगे। ऐसा मानते हैं कि 2.5 लाख रुपए जमा हो जाएगा 5 साल में। तो किसान विकास पत्र जो होते थे इनमें इनको एक वचन पत्र के रूप में माना जाता था। तो ये 50,000 की जगह आपको जैसे 5 लाख रुपए की धनराशि दे देंगे, ठीक है, ऐसा कि 2.5 लाख जमा करोगे पर 5 लाख या 6 लाख रुपए ऐसे मिल जाएंगे। तो लोग इसके लिए ना बहुत उतावले होते थे और ले लेते थे इनको। तो 5 साल में आपने टोटल 2.5 लाख रुपए के आसपास कुछ जमा किया, आपका इंटरेस्ट मिला के 48,000 का इस साल का, अगले साल का, अगले साल का, ऐसे 2.5 लाख रुपए के आसपास आपका जमा होता था, और जिसमें से 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए की मैच्योरिटी हो जाती। तो ये फिक्स था कि ये वचन पत्र 5 साल के बाद अगर आप पैसे निकालोगे तो 6 लाख रुपए मिल जाएंगे। अगर मान लीजिए ये वचन पत्र आपने पैसे जमा किए और ये वचन पत्र खो जाए, मान लो ये वचन पत्र खो गया, अब आपके पास नहीं है, तो क्या ये पैसे नहीं मिलेंगे आपको?
तो आप क्या करेंगे, इस वचन पत्र के लिए अगर आप कोर्ट जाते हो और कोर्ट में कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट लगाते हो कि साहब मैंने देखिए 2,000 रुपये जमा किए थे, मेरा वचन पत्र खो गया है, तो ये नहीं कि जिस व्यक्ति को ये वचन पत्र मिलेगा वो इसे कैश करा लेगा, नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि ये ना देखिए इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया गया, रेकरिंग अकाउंट की तरह ये चल रहा था और पासबुक आपके पास है, केवल वचन पत्र नहीं है। तो ये वचन पत्र को क्या किया जाएगा, डुप्लीकेट भी बनाया जा सकता है। तो कोर्ट यहाँ पर क्या आदेश देगा, कोर्ट यहाँ पर ये कहा जाएगा कि ये वचन पत्र अगर ये होता है, मान लो जैसे मान लीजिए ए ने यहाँ पैसे जमा किए, अगर ए यहाँ पर जिस दिन केस लगाया उस दिन उसके पास अगर होता तो वो मेरे पास जमा कर देता है, और इस आधार पर जो कोर्ट यहाँ पे जजमेंट देता, जो निर्णय देता, वही निर्णय ये वचन पत्र इसके पास नहीं है तब भी यहाँ पे यही निर्णय दिया जाएगा कि इस व्यक्ति को पूरे 6 लाख रुपए का जो भी यहाँ पे मैच्योरिटी थी उतना अमाउंट जमा जो इसने किया हुआ है और जो इसको बेनिफिट मिलने चाहिए थे, इसे डुप्लीकेट बना करके वचन पत्र की ये कैश राशि से करवाओ। क्योंकि खोना, ये डॉक्यूमेंट खोना एक अलग बात है, लेकिन इस व्यक्ति ने कहीं पर भी कोई चीटिंग नहीं की। तो यहाँ पर ये जो वचन पत्र था इसको भले ही आप चाहे डुप्लीकेट इशू कीजिए, और डुप्लीकेट इशू करने की जो फीस हो 10-20 रुपए आप ले लो और इसको डुप्लीकेट करके इसकी पैसे जब वापस करो। तो यही कह रहा है कि भले ही वो खो जाए, जैसे यहाँ पे कोई वचन पत्र था और वो मान लो खो गया, तो उसके पैसे नहीं खो गए, वचन पत्र खो गया तो उसे डुप्लीकेट बनाया जा सकता है। और अगर डुप्लीकेट ना भी बनाए तो पोस्ट ऑफिस चाहे तो डायरेक्ट उसे पेमेंट भी कर सकता है। जानता है पोस्ट ऑफिस कि ये वही व्यक्ति है। हाँ, ये जरूर वो कर सकता है कि ये वही व्यक्ति है जिसने इसने पैसे जमा किए हुए थे या जिसके नाम पर ये अकाउंट था। इतना क्लियर हो गया? कह रहा है कि अगर कोई ऐसा हो तो परक्राम लिखितों के आधार पर बाद रजिस्टर्ड किया जा सकता है और उस पर वही जजमेंट होगा जैसे कि वो खोया ना हो। क्लियर है गाइस? जल्दी से बताया था। ठीक है, चलो अब कोई और क्वेश्चन इससे रिलेटेड? नहीं?